मोदी का डिजिटल प्रहार चीन पर अब आर पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम बात करेंगे चीन के खिलाफ हिंदुस्तान के डिजिटल प्रहार की। जिन 59 चीनी ऐप्स पर भारत सरकार ने पाबंदी लगाई है, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। उन्हें गूगल प्ले स्टोर से हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। उनके अपडेट्स अब नहीं मिलेंगे आपको। टिकटॉक समेत 59 कंपनियों पर डेटा चोरी का आरोप है। इन कंपनियों को 2 दिनों का वक्त दिया गया है। सरकार की एक कमेटी इन कंपनीज का पक्ष सुनेगी, फिर आगे के लिए फैसला लिया जाएगा। कमेटी में आईटी, गृह मंत्रालय सभी शामिल होंगे। कुछ और ऐप्स पर पाबंदी लग सकती है। आईटी, गृह और सूचना मंत्रालय की तरफ से इसमें प्रेजेंटेशन होगा और उस पर ही चर्चा होकर फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर दे दे, भारत चीन के बीच ताजा तनातनी की चपेट में एक और चीनी कंपनी हुआवेई भी आ सकती है। हुआवेई भारत में 5G सेवाओं का एक प्रमुख दावेदार है। बहुत बड़ी खबर है ये आईटी जगत के लिए। भारत में 5G की नीलामी फिलहाल 1 साल के लिए टाली गई है, लेकिन पिछले साल हुआवेई को 5G ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। अमेरिका दुनिया भर के देशों पर दबाव डाल रहा है कि हुआवेई को बाहर रखा जाए। अमेरिका में हुआवेई के उत्पादों पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी लगाई गई है। सूत्रों से खबर है कि कल मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक है, जिसमें ये सभी मंत्री शामिल हो रहे हैं, जिसमें 5G पर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, ये सभी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के नतीजों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन भारत में हुआवेई का विरोध हो रहा है क्योंकि इसके संस्थापक के पीएलए से रिश्ते बताए जा रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। सीमा विवाद के बाद देश में बदले माहौल में हुआवेई के लिए रास्ता मुश्किल होगा। तो ये बड़ी खबर है, इस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर रहेगी। बड़ा फैसला ये होगा अगर हम 5G के ऑक्शन से हुआवेई को पूरी तरह से बाहर रखते हैं। बड़ी चीनी कंपनी है, बड़ी दावेदार के तौर पर रही है। दरअसल एलएसी पर चीन की दगाबाजी का हिंदुस्तान ने डिजिटल जवाब दिया है। टिकटॉक जैसे मशहूर ऐप समेत कुल 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई है। खबर है कि लिस्ट और भी बढ़ सकती है और कुछ दूसरे चीनी ऐप्स को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। सरहद पर बार बार हिमाकत कर रहे चीन को एक अलग मोर्चे पर भारत ने दिया है करारा जवाब। एक ऐसा वार भारत ने किया है जिसकी गूंज साइबर वर्ल्ड में सालों तक सुनाई देती रहेगी। जिन ऐप के दम पर चीन दुनिया भर में लोगों की निजी जिंदगी में ताक झांक कर रहा था, करोड़ों करोड़ लोगों के डेटा पर सीधे नजरें गड़ाए हुए था, उन पर किसी देश में सबसे बड़ा वार हुआ है तो वो भारत में हुआ है। भारत ने एक झटके में चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया है। इन कंपनियों से डेटा चोरी के आरोपों के बारे में सफाई तलब की जाएगी। इल्जाम काफी गंभीर है क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए, क्योंकि इनके जरिए चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। और सरकार ने अब आनन फानन में कदम उठाते हुए 59 ऐप को बैन कर दिया है। 59 ऐप बैन किए गए, लेकिन भारत का आक्रामक रुख यही नहीं रुकने वाला। खबर तो ये भी है कि भारत और भी चीनी ऐप पर पाबंदी लगा सकता है। अब जरा इस पूरे एक्शन की रूपरेखा भी समझ लीजिए। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी वेबसाइट या ऐप का डेटा रोकने को कहने का हक है। इन सभी ऐप का डेटा अगले 1 दिन में रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से ये ऐप हटा दिए गए हैं। इनके अपडेट भी नहीं मिलेंगे। डेटा रोकने पर यूजर्स को फीड मिलनी बंद हो जाएगी और केवल पुराने वीडियो ही दिखेंगे। इन ऐप का ये दावा सही नहीं पाया गया कि उनके सर्वर सिंगापुर में हैं और डेटा चीन नहीं जाता। एप्पल की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इन ऐप पर डेटा सुरक्षित नहीं है। खुद रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये कदम उठाना जरूरी था। ये एक वेलकम मूव है, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की भावना थी ऐसी कि इनको बैन कर दिया जाए और खासकर ये चीजें नॉन एसेंशियल थी, इनके बिना भारतीय सरवाइव कर सकते हैं। टिकटॉक बैन, यूसी ब्राउजर बैन,
कैम स्कैनर बैन। ये तो महज बानगी भर है। जिन 59 ऐप को बैन किया गया है उनमें से कई काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। भारत में किस पैमाने पर चीनी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था, इसका अंदाजा जरा इस आंकड़े से लगाइए। भारत में 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं और इनमें से 35 करोड़ पर चीनी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था। यानी खतरा काफी बड़ा था और करोड़ों लोग इसकी जद में थे। और अब जरा ये भी जान लीजिए कि चीन के ऐप किस लिहाज से भारत को मुश्किल में डाल रहे थे और आखिर क्यों एक्शन हो गया था जरूरी। जांच से पाया गया था कि चीनी ऐप से भारत की सुरक्षा को चुनौती मिल रही थी। 130 करोड़ लोगों का डेटा असुरक्षित हो गया था। अहम डेटा चोरी हो रहा था और भारत से बाहर भेजा जा रहा था। प्राइवेसी को इससे खतरा हो रहा था। इतने बड़े खतरे को देखकर जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे कि मोदी सरकार का ये फैसला कितना जरूरी था। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु द्विवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन खेरा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की चर्चा में शामिल होंगे। प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ शिवसेना की प्रवक्ता और सांसद राज्यसभा की जुड़ रही हैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ नेता जेडीयू के। हमारे साथ खास मेहमान दिनेश वार्ष्णेय भी नेता सीपीआई के जुड़ रहे हैं। लेकिन आप सब से चर्चा के पहले हमारे साथ जनरल जे सिंह साहब, जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, वो जुड़ रहे हैं। जनरल जे सिंह, भारत सरकार ने जो ये फैसला लिया है 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का, क्या आप इसका स्वागत करते हैं? सरहद पर आज भी कोर कमांडर्स की बातचीत हो रही है, लेकिन इसके साइड बाय साइड एक तरह से देश के अंदर ऐसे फैसले जिसके जरिए हम सांकेतिक तरीके से चीन को एक आईना दिखा सके। जनरल साहब। मैं जानता हूं कि आपका जो प्रश्न है वो खास तौर पे कितना उसमें स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, कितना उसका महत्व है रणनीति के ऊपर। आजकल की जो युद्ध 21वीं सदी की युद्ध होंगी वो सिर्फ मिलिट्री युद्ध नहीं होंगी, वो इकोनॉमिक युद्ध होंगी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होंगी। और जैसे कि आपने देखा कि इसमें एनबीसी का एलिमेंट भी यूज हुआ है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, इन सब का, इसके साथ साथ रेडिएशन, ये 4 पहलू और आ गए हैं जिनका हमको सामना करना पड़ेगा अगले युद्ध में कामयाब होने के लिए। इसलिए चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश के नेता जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि हर तरफ हम नजर रखें, क्योंकि ये ना हो कि कोविड-19 के तरफ देखते रहें या एलएसी की तरफ देखते रहें और दूसरे जगह पर हमें कमजोरी हो जाए, हमारी कमजोरी हो जाए। हाँ। तो मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी कदम है, बहुत अहम कदम है, काबिले तारीफ कदम है। इसके जरिए जो प्रोपेगेंडा वॉर या फिर इंफॉर्मेशन, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि डेटा चोरी भी की जा रही थी इन ऐप्स के जरिए, आपको लगता है कि इसको रोकना जरूरी था और ऐसे वक्त पर यह अहम फैसला है उस मद्देनजर भी कि डेटा लीक ना हो? जी हां, मैं आपसे सहमत हूं कि ये कदम उठाया गया है ताकि हम हर पहलू से सुरक्षित हो जाए, और जो इन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाना चाहे तो कर सकते हैं, और हमें उससे अपने आप को संभालना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो ये फैसला मैं समझता हूं हर पहलू से एक अच्छा फैसला है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, और एक संदेश भी जाएगा चीन के जितने भी ये प्रोड्यूसर हैं ऐसे यंत्रों के, उनको मिलेगा, खबर आएगा कि देखिए हिंदुस्तान से हमारा इतना बिजनेस चला जाएगा, और हिंदुस्तान की संख्या को देखते हुए उनको भी थोड़ा सा कपकपी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जे सिंह साहब। इस बीच जो बड़ी खबर हम नीचे आपको दिखा रहे हैं वही ब्रेकिंग है इस वक्त की। एक तो चीनी विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जाहिर की है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी कहा है कि सिर्फ चीन के ऐप्स को बैन करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय ने अगर इस पर चिंता जाहिर की है तो जहां पर संदेश जाना था
सटीक जगह पर निशाने पर लगी है, इतना कहा जा सकता है। आइए रुक करते हैं उस चर्चा का जिस पर अब हम लगातार 1 घंटे तक जारी रहेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिनेश वार्ष्णेय जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि वाम दलों को बड़ी मुश्किल होती है चीन की बुराई करने में। मेरा सवाल आपसे सीधा है सर, ये कि चीनी ऐप के इस बैन के जरिए क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश हम देने में कामयाब रहे हैं? पहली बात तो अंजना की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को चीन की बुराई करने में या चीन की निंदा करने में कोई तकलीफ नहीं है। हमने 1962, 1960, 1959 में तीनों बार रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें हमने भारत की जनता और भारत की सरकार का समर्थन किया। हाँ। अब मैं आता हूँ इस पे 59 ऐप आपने बंद किए, ठीक है, ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी चोट है। आप बैंक ऑफ चाइना को बंद कर दीजिए, पेटीएम को बंद कर दीजिए, गुजरात गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ रुपए के ठेके दे रखे हैं, उनको बंद कर दीजिए। स्वावलंबन तब होगा जब आप देश के छोटे और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे और वही उत्पादन उसी दाम में उसी क्वालिटी का देश की जनता को मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे और उसके लिए आपको R&D पे खर्च करना पड़ेगा। और 6 साल में मोदी सरकार ने R&D और स्वावलंबन को दोनों को छोड़ रखा है, दोनों को सौतेला बना रखा है। तब तक ये नहीं करेंगे। और इन्होंने, आप जानते हो ना, यंग साइंटिस्ट फेलोशिप बंद कर दी। इन्होंने कहाँ पे कुछ किया मुझे बताइए ना आप। CSIR से पूछ लीजिए, ICAR से पूछ लीजिए, विश्वविद्यालयों से पूछ लीजिए, रिसर्च जर्नल्स के पैसे काटे हुए हैं, ग्रांट्स काटी हुई हैं। बच्चा पढ़ेगा तो कहाँ से जवाब दीजिए सुधांशु जी। को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे कैसे बढ़ेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है ये जो ऐप्स आपने 59 बैन किए हैं। और स्वावलंबन के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, वो अचानक से नहीं आ जाती है। उसके लिए कुछ किया नहीं और अब 59 ये ऐप्स बैन कर देने से आपको लग रहा है कि चीन को हमने करारा जवाब दे दिया? देखिए, मैं वार्ष्णेय जी की बात का बिंदुवार जवाब। पहली बात, उनकी बात से मैं पूरी मतभेद व्यक्त करते हुए कहता हूँ 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा पूरी तरीके से चीन के साथ खड़ा था और वह चीन का स्वागत करने को तैयार था। इस बात को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन भी हुआ था। तो यह कहना ठीक नहीं है कि वो पूरी तरह चीन के खिलाफ। अब मैंने शब्द का प्रयोग किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नहीं, अब अगर शब्द कहें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नाम ही नहीं है वार्ष्णेय जी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं। आप एक मल्टीनेशनल की इंडियन ब्रांच है। हिंदी में हम कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी नहीं है, विकास के लिए बात करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब उस विषय पे बताइए, अब इस पे रहते हैं। वो सबको पता है कम्युनिस्ट पार्टी का क्या चरित्र और क्या लगाव, किताबों से लेके बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल। अब हम आते हैं आज के, ठीक है, एक एक करके हम मुद्दे पे आते हैं। प्रोफेसर साहब मैं आऊंगी सर। अब मैं देखिए नहीं बोल रहा था ना दिनेश जी, आपको सुधांशु जी अब आपने अपने टर्न पे बोले। अब देखिए, इन्होंने जो बात कही एप्स वाली, तो मैं कहना चाहता हूं सरकार ने ये कोई एब्रप्ट नी जर्क रिएक्शन यानी झटके में लिया गया कदम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही चीन ने सीमा पर अवांछित गतिविधियों की शुरुआत की, सबसे पहले हमने चाइनीज कंपनीज का प्रत्यक्ष निवेश रोक दिया। उसके बाद हमने BSNL का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। उसके बाद हमने रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। उसके बाद उनकी कई कंपनियों को वॉच लिस्ट पे डाला। अगला चरण ये किया है। तो हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जनरल JJ सिंह कह रहे थे, देखिए युद्ध के पैरामीटर्स बदलते हैं। जब 20वीं शताब्दी आई तो युद्ध में एक नया डायमेंशन आया था कि आसमान पे भी लड़ाई होने लगी, एयरफोर्स। उससे पहले एयरफोर्स नहीं थी। अब 21वीं शताब्दी में एक नया वॉरफेयर भी शुरू हो गया, साइबर वॉरफेयर। अब आसमान नहीं, अदृश्य साइबर स्पेस में भी लड़ाई होगी। अब यहां पर एक बात इसलिए भी महत्वपूर्ण थी, सिर्फ कोई व्यापारिक चोट उनको देने के लिए नहीं थी। आपको पता होना चाहिए ऐप के अंदर ऐसे वायरस डाले जा सकते हैं जो आपकी एक एक गतिविधि के ऊपर नियंत्रण रखें। और अगर किसी सेना या सुरक्षा के कर्मचारी या अधिकारी के घर पर, उसमें मान लीजिए आपने मना भी कर रखा हो, सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा, उसके बीवी बच्चों ने, किसी ने अगर डाउनलोड कर लिया, उसके थ्रू उनके वाईफाई पे एक्सेस करके उनके घर की एक एक चीज की जानकारी रखी जा सकती है, एक एक चीज का ट्रैक रखा जा सकता है, उसमें कौन से स्पाईवेयर हो सकते हैं। और ये बात तो सुधांशु जी, इतने दिनों तक हमने आंखें क्यों बंद की हुई थी अगर खतरा इतना बड़ा था? तो इसका मतलब आपने हम यह बात नहीं कह रहे, चोरी होने दी। एक सेकंड, आप बात सुनिए। यह संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए जब किसी देश के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध हो जाए तो यह संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। जैसे आप अपनी कॉलोनी का गेट रात में बंद करते हैं क्योंकि रात में चोरी की संभावना अधिक होती है। ऐसा नहीं कि चोरी रात में ही होगी, दिन में नहीं हो सकती।
पर संभावना जब अधिक दिखती है तो चौकीदार भी रहता है और गेट को बंद कर दिया जाता है। इस समय वही परिस्थिति दिखी, सरकार ने गेट को बंद करने का काम किया। ठीक है पवन जी, चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस पे चिंता जताई है, यानी उन्हें परेशानी तो हो रही है, यानी जो सांकेतिक तरीके से ये कदम उठाया गया है, एक निर्णय ऐसा है जो चीन को समझ में आएगा कि अब भारत हमारे खिलाफ, हमारी कंपनियों के खिलाफ फैसले लेने से पीछे नहीं हट रहा है। अंजना जी, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। जनरल जे सिंह जो कि अकाली दल की टिकट पर चुनाव भी लड़े थे, उनकी भी टिप्पणी सुनी और सुधांशु जी की भी सुनी और हमारे वार्ष्णेय जी की भी बात सुनी। हमला मैप पर हो रहा है, बदला ऐप पर हमले से हो रहा है। बताइए क्या ये सामंजस्य बैठता है इस बात? ये बता दिया जाए कि टिकटॉक बंद करने से हरियाणा में बीजेपी को उम्मीदवार मिले ना मिले वो एक नुकसान हो सकता है बीजेपी को। टिकटॉक बंद करने से क्या 1 अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटे था गलवान घाटी का या हॉट स्प्रिंग्स का या पैंगोंग लेक इलाके का, क्या वो स्थापित हो गया है? अगर आपको उन्हें ऐप से भी चोट पहुंचानी थी, आपको लगता है आप में इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति कम है कि आप उनको लाल आंख दिखा पाए नहीं दिखा पाए, वो मोदी जी जाने, तो आपने पेटीएम को क्यों बख्श दिया? उनके पास तो हिंदुस्तान के कामकाजी लोगों का डेटा, महत्वपूर्ण डेटा, बैंकिंग डेटा है उनके पास, और 38% भागीदारी पेटीएम में चीनी कंपनी की है। आपने स्नैपडील क्यों छोड़ दिया जिसमें 10% चीनी कंपनी, बिग बास्केट क्यों छोड़ दिया 25% चीनी कंपनी की भागीदारी, जो बड़ी कंपनी। और पेटीएम में तो प्रधानमंत्री जी के विशेष रिश्ते हैं। पेटीएम के विज्ञापन में प्रधानमंत्री जी दिखते हैं। और नोटबंदी जब हुई थी तो प्रश्न बहुत बड़े बहुत संजीदा लोगों ने प्रश्न पूछे थे प्रधानमंत्री जी के पेटीएम से क्या संबंध है। अब हम ये जानना चाहते हैं पेटीएम के मार्फत चीन से क्या संबंध है कि पेटीएम पर आप नरम और टिकटॉक पे आप गरम, ऐसे तो नहीं चल सकते। जवाब दीजिए सुधांशु। तो आप उत्तर उसी मुकाबिल दीजिए। आपके नक्शे पर हमला हो रहा है, आपकी सीमाओं पर हमला हो रहा है, और आप हमें यहाँ बेवकूफ बना रहे हैं बैठकर कि देखिए साहब हमने उनकी ऐप बंद कर दी। जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर प्रियंका जी फौरन आ रही है। सुधांशु जी, सबको सब समझ में आता है। देखिए पवन खेड़ा जी ने जो मैप और ऐप की बात कही, तो पूरे देश को पता है कि देश का मैप कहाँ किस जमाने में बदला। आधा पंजाब गया, कश्मीर चला गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। सारे मैप का बदलाव सबने देखा और बहुआयामी युद्ध को बुद्धि कौशल के साथ लड़ने की क्षमता का अभाव भी देखा कि हमने 62 में एयरफोर्स नहीं प्रयोग की थी, वरना हम शायद भारी पड़ जाते। कूटनीतिक बल का हमने प्रयोग नहीं किया था। आज हमारी सरकार कूटनीति, अर्थनीति, युद्ध नीति और डिजिटल नीति चारों तरफ से बात कर रही। जहां तक आपने अन्य कंपनियों का नाम लिया, 10% हिस्सेदारी, 25% हिस्सेदारी और 50% से अधिक की हिस्सेदारी में काफी भारी अंतर होता है। आप भी प्रबुद्ध व्यक्ति अच्छी तरह समझते हैं। और सरकार क्रमशः आगे बढ़ रही है। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं हर चीज के ऊपर। जहां जहां पर हमें राष्ट्रीय हित की आवश्यकता लगेगी, हम पूरी प्रबलता के साथ, सक्रियता के साथ आगे बढ़ेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात कही थी मैप और ऐप की। आज तो राहुल गांधी जी ने एक बड़ा वर्सेटाइल शेयर लिख दिया है ना। वो इतना वर्सेटाइल शेयर है कि वो तो किसी के ऊपर भी लागू होता है। वो इस मैप के बदलाव के ऊपर भी लागू होता है देश के लिए। आपने जिस समय खाद्य सुरक्षा दी थी 2013 में, 67 साल में 61 साल आप थे, उसके लिए भी कोई पूछ सकता है कि क्यों हुआ। और तो और कांग्रेस की जो दुर्गति उनके शासनकाल में हुई, उसके लिए भी लागू होता है क्यों हुआ। तो मुझे लगता है कई बार आक्रमण करने की स्थिति में शायद वो ये भूल जाते हैं कि वो अस्त्र रिवर्स होकर उनके ऊपर न लग जाए। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी पवन जी। एक बार पहले प्रियंका जी से कमेंट्स ले लूं और अजय आलोक से। प्रियंका जी, राहुल गांधी की जिस शेर पर वो हमला कर रहे थे, तेरी रहबरी का ख्याल है, ये सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार का कहना है कि हम चौतरफा तरीके से चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त पर जब हमारे दुश्मन देश के तौर पर चीन दिख रहा है, तो हम उनके ऐप्स को बैन कर रहे हैं। क्या शिवसेना इस फैसले में उनके साथ है या आपको लगता है कि इससे क्या हासिल? देखिए, हमने कहा है जहां तक चाइना का जो इकोनॉमिक ट्रेड डेफिसिट है देश को लेकर और चाइना को लेकर करीब $23 बिलियन का है, और वो दुगना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, हम जानते हैं। 2014 से जो बड़े हैं, 18 मीटिंग्स हुई हैं, 2 बायलैटरल्स हुई हैं, इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं, बहुत सारी पप्पी झप्पियां हुई हैं, देश ने देखा, और उसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत है। आप ऐप
हमने तो कहा है, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके बाद हमने कहा कूटनीति के माध्यम से, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, आपको जिस तरीके से, या इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली या डिजिटली आपको जो निर्णायक कदम उठाने हैं आप जरूर उठाइए, क्योंकि चीन को जवाब देना बहुत जरूरी है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वो कह रहे हैं कि गलवान वैली ही पूरी की पूरी हमारी है। ये पहले नहीं हुआ था, 1962 में इसकी बात नहीं हुई थी, ये पहली बार हो रहा है देश के सामने। ऐप डाउनलोड करने के बाद या ऐप को बैन करने के बाद आप और क्या क्या निर्णायक कदम उठा रहे हैं वो जानना जरूरी है। करीब 4 बिलियन, देखिए चाइना 2 तरीके से किसी देश में घुसता है, फाइनेंशियली हेल्प कर या अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हमारे सारे टेक स्टार्टअप जो हैं उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना से आया हुआ है। 4 बिलियन से ऊपर का उनका टेक स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट है, जो चाइना का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनसे है जो खुद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से उनका तालमेल है और उनकी सरकार से उनका तालमेल है। जैसे अलीबाबा हुआ, टेंसेंट हुआ, शाओमी मोबाइल फोन्स हुए, ये लोग दूसरे देशों में जाकर अपने ऑफिसेज एस्टैब्लिश करते हैं और फिर हमारे देश में आकर बिजनेस करते हैं। तो उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, ये सरकार को स्पष्ट तरीके से देश को बताना जरूरी है। मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी से त्रिवेदी जी बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए। महाराष्ट्र ने भी 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पर रख दिया है और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार सही मायने में हमें एक जो इकोनॉमिक रोड मैप है चाइना को लेकर वो बताएगी। पर ये 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का ये जो बात करें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना और 23 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट गैप होना, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है और सरकार को निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। ये हम बार बार कह रहे हैं और अपने विपक्ष से ना लड़िए, यहाँ पर जिम्मेदारी से चाइना से लड़िए। अजय आलोक जी, चाइना से लड़ना है, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से ही झगड़े में बिजी है सरकार, ये कह रही है वो। ऐसा है, मैं वही पूछ रहा हूँ अंजना जी कि ये जो ऐप कैंसिल हुए हैं, पहले तो ये तय कर लें कि जो भी सरकार ने किया अभी तक 59 ऐप कैंसिल किए हैं, बात है कि आगे और भी कैंसिल कर सकते हैं। तो इससे आपको खुशी है या आपको दुख है, पहले तो ये क्लियर कर दीजिए, कांग्रेस या सीपीआई। उसके बाद आगे की डिबेट कर लेते हैं कि इस कदम, सरकार के इस कदम से आप खुश हैं या नहीं। क्यों प्रियंका जी? राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, रहबरी का सवाल है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि आप लोग टिकटॉक और अन्य ऐप्स के बैन होना सही मानते हैं या नहीं? देखिए, हम तो उस सरकार से आ रहे हैं जिन्होंने 5,000 करोड़ का निवेश होल्ड पर रख दिया है, तो हम तो चाहते हैं ऐप ही क्या बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाए जहाँ पे उनको हम इकोनॉमिकली चोट पहुंचा सके। तो अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो हाँ, हम इसको वेलकम करते हैं, पर मैं नहीं मानती हूँ ये फाइनल स्टेप होना चाहिए। क्या इस पे हमें एक डिजिटल स्ट्राइक की है, उसको वो मानना चाहिए। ठीक है अजय आलोक जी, अब इस पे घेरने की कोई गुंजाइश नहीं है। यही कह रहे हैं सभी कि आप तो बैन किया लेकिन बहुत छोटा किया, बहुत छोटी बात है ये, इससे बहुत बड़ा आपने मैसेज नहीं दिया है, ये है मामला। बिल्कुल, ये तो हमने सरकार ने एक मैसेज दिया है, एक्सटर्न मैसेज दिया है, और इस कड़ी में तमाम राज्य सरकारों ने प्रोजेक्ट कैंसिल करने शुरू किए, रेलवे ने प्रोजेक्ट कैंसिल शुरू करने किए। ये एक स्टेप वाइज मैसेज होता है, ऐसा नहीं है कि फुल आउट ब्लोन वॉर हो गया चाइना से कि हम सब कुछ एक झटके में स्नैप आउट कर दें। ये डिप्लोमेसी नहीं होती है। एनीवे, दूसरी बात करते हैं। राहुल गांधी का ट्वीट आया, मैंने भी देखा। मुझे ये समझ में नहीं आता अंजना जी, ये बात तो सबसे पहले राहुल जी को अपनी मदर से नहीं पूछना चाहिए था, सोनिया जी से, कि काफिला क्यों लुटा। और काफिला लुटा मनमोहन सिंह से पूछते, काफिला क्यों लुटा तो राजीव गांधी फाउंडेशन में लूट कमाल कैसे चला गया। जहां तक रहबर की बात है तो मुझे तो याद है, देश को भी याद है, डेक्कन हेराल्ड की बिल्डिंग सीज हो गई है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज का 144 करोड़ का कुछ नोटिस आया हुआ है, उस पर कोर्ट से भी केस हार गए हैं। तो रहबर तो अपना काम कर ही रहा है, तो कौन सा ट्वीट कहां करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है मुझे लगता है पवन जी ज्यादा अच्छे बेहतर से बताएंगे। मेरे मित्र सुधांशु जी, सीधा इतनी जमीन भारत की कहां चली गई, 47 में क्या हुआ, पार्टीशन पे चले जाते। इतिहास आप जहां से शुरू करेंगे क्या वहीं से शुरू होगा सुधांशु जी? इतिहास तो वहां से शुरू होना चाहिए जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर सरकारें बनाते हैं, सिंध में बनाते हैं, बंगाल में बनाते हैं, और वहां सबसे पहले प्रस्ताव पारित होता है देश की विभाजन का। इतिहास को आप जहां से तय करेंगे वहां से नहीं ना शुरू होगा। और जब उसके बाद विभाजन हो गया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विरोध के स्वरूप में नहीं बनना चाहिए था हिस्सा नेहरू जी के कैबिनेट का। क्यों बन गए मंत्री? विरोध दिखाना चाहिए था कि भाई मैं विभाजन के खिलाफ हूं, अगर पाकिस्तान बन रहा है तो मैं आपके कैबिनेट में नहीं आऊंगा।
क्यों आए? तो इसलिए विभाजन का इतिहास पे किसी दिन चर्चा जरूर करेंगे। आरएसएस जो अखंड भारत करते हुए 10 साल से अखंड भारत बोलना भूल गई है, क्योंकि उन्हें अखंड भारत का अर्थ अब जाकर समझ में आया। अब नहीं बताते, अखंड भारत का नाम भी नहीं लेते। तो आप विभाजन का इतिहास अगर चर्चा करनी हो तो अंजना जी से रिक्वेस्ट करिए, एक अलग किसी दिन डिबेट जरूर रखें। आप कहते हैं 62 में एयर यूज नहीं हुआ था, तो जाट रेजिमेंट को उतारा कैसे था? जरा इस पर भी किसी दिन चर्चा जरूर होनी चाहिए, 62 पर भी होनी चाहिए। और आप बार बार 62 का नाम लेते हैं, जहां हमारी हार हुई थी, कोई शक की बात नहीं है इसमें। 67 का नाम क्यों नहीं लेते, जहां आपका भी सर गर्व से ऊपर होना चाहिए, जहां जीते थे हम, चीन को हमने जवाब दिया था और बढ़िया मजबूत जवाब दिया था। 71 का नाम नहीं लेते, जहां नक्शा हमने बदला था, पाकिस्तान का नक्शा बदला था। अरे आपके रहते हुए हिंदुस्तान का नक्शा नेपाल बदल रहा है। ये खबर एक सेकंड आ रही है पवन जी, आपको टोकना पड़ रहा है मुझे। भारत में चीनी ऐप पर बैन पर चीन की प्रतिक्रिया आई है। बाकायदा जो प्रवक्ता है चाइनीज एम्बेसी के भारत में, काउंसलर जी रॉन्ग, उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट जारी किया है और इसमें उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की है। भारत के फैसले पर हम सख्त उसके खिलाफ है। ये चीनी दूतावास के हवाले से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें भारत ने जो चीनी ऐप्स 59 चीनी ऐप्स को ब्लॉक किया है, उस पर चीनी एम्बेसी के, चीनी जो दूतावास है उसके प्रवक्ता की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। इंडिया में जो काउंसलर हैं चीन के, जी रोंग, भारत का फैसला अस्पष्ट है, ये कहा है चीनी दूतावास ने। इसी के साथ वो इसे WTO रूल्स के वायलेशन के तौर पर देख रहा है। एक विस्तृत लंबा सा रिटन बयान आया है जिसमें व्यापार नियमों के खिलाफ ये फैसला बता रहा है चीन का ये दूतावास। भारत का फैसला अस्पष्ट है, मुख्य बात। दूसरी बात, इसको वो सख्त खिलाफ इसके बताते हैं अपने आप को। और तीसरी मुख्य बिंदु जिस पर वो चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रही है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम है उसके खिलाफ है ये फैसला। सुधांशु जी, क्या जवाब होगा इस पर आपका? हाँ, अब देखिए, जो लोग पूछ रहे थे, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वो क्रमशः आगे बढ़ते हुए कर, बिल्कुल सही बात है। जो लोग एक तरफा बात कहते हैं एकदम से कार्रवाई कर देनी चाहिए, मैं तो कहता हूं वो जाने में या अनजाने में या जाने में भी हो सकता है चीन की मदद करना चाहते हो ताकि उनको लीगल कवर मिल जाए। जैसे हमने चाइना का इन्वेस्टमेंट रोका। अच्छा, इस पैनल में कौन कौन चीन की मदद करना चाहता है, बताइए। नहीं, मैं आप देखिए, ये मुझे कहने की क्या आवश्यकता है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। मैं तो किसी पे आरोप नहीं लगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे हमने चीन का इन्वेस्टमेंट रोका था, आपको याद है तब चीन का बयान क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि हम RCEP जो आसियान देशों का व्यापारिक संगठन था उससे बाहर हो चुके थे 6 महीना पहले। अगर उसके अंदर होते तो हम बाध्य होते कि हम चीन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं रोक सकते। ये दूरदृष्टि देखिए प्रधानमंत्री जी की, कि हम बाहर हो चुके थे, इस कारण से नहीं हो पाया। आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर WTO के जो स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस हैं, हम बिल्कुल। अंजना जी, आपको भी याद होगा, अरे मैं ठीक है, पूरा कर ले सुधांशु जी, पूरा कर ले। आ रही हूँ बाशने साहब, इसके बाद आऊंगी सर, आ रही हूँ, एक बार बोल ले सुधांशु जी, पूरा जल्दी पूरा कीजिए। देखिए, इसीलिए WTO की उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 91 से लेके 95 तक गैट और 1 जनवरी 95 को WTO बनने तक की जो शर्तें हैं, उसमें डिजिटल ऐप किस प्रोडक्ट में है, कहां पर नहीं है, ये सारी बिंदु विचार करने के बाद किया गया है ताकि चाइना इसका लाभ न उठा सके। क्योंकि जो डायरेक्ट कमोडिटीज हैं उन पे WTO की स्थिति याद होती। याद करिए अंजना जी, आपके ही एक सज्जन उससे बहस कर रहे थे, ओवैसी जी क्या कहते थे, फाड़ के फेंक दो उस समझौते को। अरे ऐसे नहीं, इंटरनेशनल समझौते में कायदे से व्यवस्था निकाल के और तब बाहर मरोड़ी जाती है, इस तरीके से नहीं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जो बात अभी पवन खेड़ा जी ने कही थी, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, पुराने कौन गए, क्या गए और विभाजन किसकी कार्य समिति में, किस पार्टी कार्य समिति में विभाजन प्रस्ताव पारित हुआ था, वो इतिहास सबको पता। मैं अभी इस पे रहना चाहता हूँ। ट्रेड डिफिसिट की बात प्रियंका जी ने कही। ट्रेड डिफिसिट जब हमारी सरकार गई 2004 में तो $1.1 बिलियन था चाइना से, और जब हमारी सरकार आई $36.2 बिलियन, 34 गुना ट्रेड डेफिसिट हुआ। आज घटकर 33 पे आया है। यही तो सवाल है, ये काफिला क्यों लुटा? 10 साल में 34 गुना ट्रेड डेफिसिट क्यों हुआ? झाड़म झाड़ चाइनीज कंपनियां कैसे आ गई? और उसमें कुछ कमी आई तो हमारे ही दौर में आई।
यद्यपि ये जो भी आपने WTO कहा ना, इस सारे जाल जंजाल के बीच में से रास्ता निकालते हुए हमने इसको पूरा करने का प्रयास किया। ठीक है पवन जी, जवाब दे ले, फिर आऊंगी प्रोफेसर साहब आपके पास। RCEP पर मोदी जी वाकई तड़प रहे थे कितनी जल्दी वो RCEP का हिस्सा बने। जो दबाव RSS ने जरूर डाला, इसमें हमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है, विपक्ष ने भयंकर दबाव डाला, RSS ने भी दबाव डाला, तब जाकर मोदी जी बड़े अनमने ढंग से पीछे हटे। हमें भी मालूम है सुधांशु जी कहां कहां क्या क्या मीटिंग्स होती थी, हमें भी मालूम है कितना ट्रैक 2 और ट्रैक 3 पर आप लोगों ने बोला था, चाइना को भी वादा किया था, तमाम वादे सबको मालूम है। अंजना जी के शो पे कई बार इस पे चर्चा हो रखी है, इसलिए RCEP का तो आपको नाम लेने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। रही बात अमेरिका की और बाकी पश्चिम देशों, हुआई के मामले में तो आपको बार बार अमेरिका ने भी चेतावनी दी थी कि साहब ये PLA से का विस्तार है और कुछ नहीं है, और ये एक इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म है, हुआई से आप सावधान रहिए। मोदी जी नशे में बिल्कुल चूर थे चीन के प्रेम में, ऐसा चीन का प्रेम हमने देखा नहीं किसी नेता में जैसा मोदी जी ने देखा। लेकिन हुआई को भी आपने आमंत्रित भी किया, 30 करोड़ लिए भी हैं अभी मोदी जी ने हुआई से कोरोना के नाम पर, क्योंकि RTI से बाहर है प्रधानमंत्री केयर फंड, तो हम उसको प्रधानमंत्री क्या फंड बोले हमें नहीं मालूम, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं मिला। हुआई से पैसे लिए हुआई ने बताया, पेटीएम से पैसे लिए पेटीएम बता रहा है, तमाम चीनी कंपनियों से आप पैसे ले लेते हैं, फिर आप दबाव में तो आएंगे। और किस वक्त ले रहे हैं पैसे? पैसे भी आप उस वक्त ले रहे हैं जब चीन आपकी सीमाओं में आपको लाल आंख दिखा रहा हो, उस वक्त आप चीन की ऐसी कंपनियों से पैसे लेते हैं जिन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे विश्व में लगा हुआ है, और फिर आप हमें राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। बाकी की बात आपने नहीं, आपने देखा के शेयर पे कुछ कहा, उसका भी मैं उत्तर दूंगा। उन्हीं चीनी कंपनियों से PM केयर्स फंड में, ठीक है जवाब दे लें। हम बिल्कुल जवाब दें। देखिए बड़ी मजेदार बात है, जो लिखा जाता है वो इनको पढ़ने में नहीं आता है, और जो मौखिक ज्ञात अज्ञात सब पता रहता है। RCEP से हम बाहर हुए, यह तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, पर अनमने ढंग से मोदी जी बाहर हुए ये कांग्रेस वालों को पता है। गजब का अंतर ज्ञान है आपके अंदर। और मौखिक बात से अधिक महत्व लिखित बात का होता है। इस देश के इतिहास में लिखित समझौते जितनी बार हुए जिसमें कि भारत पीछे गया, जिसमें 2 सबसे बड़े 1954 जब पंचशील में, 1955 बांडुंग में तिब्बत चीन का मान लिया, 1960 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन का समर्थन किया, जबकि उस समय तक तो वो अपने सारा इलाके में सड़कें दिखा चुका था, और 2008 में लिखित मुआहदा। ये सब तो लिखित है भाई। सर अभी लिखित वर्तमान में एक बार आते हैं सुधांशु जी, वापस वर्तमान में आते हैं। मौखिक PM केयर्स फंड में प्रभु, PM केयर्स फंड में चीनी कंपनियों के डोनेशन पर एक जवाब तो आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम उसका जवाब देते हैं। 2013, 1962, अब तो कंठस्थ है सबको जो 6 बजे की बहस देख रहा है। हाँ जी बिल्कुल, हम आपको बात बताते हैं कि ये कंठस्थ की बात नहीं है, ये कुछ यथार्थ है। जैसे किसी को कैंसर हुआ था अगर 20 साल पहले, तो कैंसर के कीटाणु हैं, वो ताजिंदगी रहते हैं, इसलिए वो याद दिलाना जरूरी होता। अब मैं एक बात कह रहा हूं, PM केयर्स फंड की बात है ना, तो PM केयर्स में तो किसने दिया आपको पता है? या आपका जिसने दिया वो बताने में क्या हर्ज है भाई? हमने अनमने कनमने जैसे ढंग से किया, पता तो है ना कि हमने RCEP से वापस लिया, ये है स्टेटमेंट। आपके तो करार का स्टेटमेंट नहीं, और यहां तो वो कंपनियां दे रही हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हम कोई उनसे करार नहीं कर रहे, उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हमने उनसे कोई करार नहीं किया है, आपका तो करार है, करार के तहत लेन देन है। ठीक है, इस तरह से तो बहस बस कांग्रेस बीजेपी की हो जाएगी। बहुत देर से प्रोफेसर साहब वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप एक बार राहुल गांधी पर भी जवाब देना चाह रहे थे। पवन जी बोल ले, फिर आ रही हूँ प्रोफेसर, पक्का आऊंगी। ठीक है, राहुल गांधी ने भी जो कहा है, दोनों बातों का देता हूं। ये करार बहुत दिनों से बोल रहे हैं, हम तो बार बार पूछ रहे हैं आपसे। नितिन गडकरी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, अमित शाह साहब हो, जितने अध्यक्ष बनते हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में जाकर उनके पार्टी स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं, अपने सांसदों को भेजते हैं, अपने विधायकों को भेजते हैं, और उनसे कहते हैं हमारे तो ऐतिहासिक संबंध है। क्या ऐतिहासिक संबंध है आपके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ? ये भी ये देश जानना चाहता है। और करार की आप बात कर रहे हैं, हमारा तो आपने इनकम टैक्स से उठाया या हमारी एनुअल रिपोर्ट से उठाया, कोई छिप कर लिया? सुनामी में खर्च हुआ, हमने तो पूरा लेखा जोखा दे दिया। RSS का आप बताइए फंडिंग कहां से होती है, हमें उसका जानकारी दीजिए कि IDRF नाम की जो अमेरिकन संस्था है जिस पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, उसने क्यों $44 लाख दिए RSS को 1995 से लेकर, और 2016 तक तो आते आते कितने लाख डॉलर दे दिए? RSS की फंडिंग पर तो बहुत बड़े प्रश्न लगे हुए हैं।
कहाँ है इनकम टैक्स रिटर्न? दिखाइए आरएसएस की इनकम टैक्स रिटर्न, सार्वजनिक करिए, आज करिए, आप करिए, देश के लिए बहुत बड़ी सेवा करेंगे। सुधांशु जी, छोटा सा जवाब जल्दी से। मैंने तो सिर्फ करार की बात कही थी साहब, और फंडिंग की बात। आरएसएस पे तीन बार आरएसएस पे तीन बार प्रतिबंध लगा चुके हैं मान्यवर। अगर फंडिंग में चू का मुंह भी होता तो आप तो उल्टा टांग दिए होते। 3 बार आप प्रतिबंध लगाकर कुछ नहीं हासिल कर पाए। इसमें सबको पता है कौन यथार्थ की बात करता है, कौन व्यवहार की बात। बेकरार हो गए, इतना बेकरार मत। अरे मैंने तो कहा ना, आप तो 3 बार आरएसएस पे बैन लगा चुके हैं और बैन लगा के देना वो नहीं निकाल पाए, फिर यहाँ क्या भाषण दे रहे मान्यवर? मोदी सरकार के कितने मंत्रालय आरएसएस को फंडिंग दे रहे हैं आज की तारीख में? स्किल इंडिया का पैसा कहां जा रहा है? आरएसएस का पैसा गुरु पूर्णिमा से आता है, गुरु दक्षिणा के द्वारा आता है। और जनाब 67 साल की सरकार में, मैं कहता हूँ 3 बार आपने आरएसएस पे बैन लगाया। कुछ मिला होता तो छोड़ा होता। रैकेट्स चल रहे हैं, जो विवेकानंद फाउंडेशन का रैकेट है, ये भी बाहर आ गए भैया उसके ऊपर। अपने रैकेट का तो जवाब नहीं दे रहे मान्यवर। जो लिखत पढ़त में रैकेट है, जिसकी फोटो अवेलेबल है, वो सामने नहीं ला रहे हैं और फालतू में रैकेट की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर वाशने, ठीक है पवन जी, प्रोफेसर वाशने, इसके बाद में प्रियंका जी फौरन। अच्छा प्रियंका जी एक बार बोलने फिर आ रही हूँ। प्रियंका जी, तमाम करार बाहर आए। प्रियंका जी, मैं देखिए, दोनों पक्ष सिर्फ इस बात पे लगे हैं किसको किससे डोनेशन मिला। इस बात पे कोई नहीं चर्चा कर रहा है किस तरीके से चाइना हमारे लैंड पे आकर घुसकर टेंट बनाकर बैठी हुई है और हमारे तो 20 जवान शहीद हुए हैं, उसमें क्या जवाब देगा? बार इसका पैसा 2005 में आया, हमारे पैसा, ये डिस्कशन का समय नहीं है। डिस्कशन का समय है जवाब नहीं है। और आपका माइक शायद गिर गया है, आपका माइक शायद प्रियंका जी गिर गया है, आवाज थोड़ी कम आ रही है। माइक आवाज आ किसी वजह से सिग्नल कट रहा है, जल्दी से रिकनेक्ट कीजिए ताकि उनकी आवाज आए। प्रोफेसर वाशने, आप हाथ खड़ा कर रहे थे। चीन जैसा मुल्क जो कि न जाने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो पूरे विश्व में चलते हैं, उन सबको बैन कर रखा है, और अब जब हमने कुछ उनके ऐप्स बैन किए हैं तो वो उल्टा हम इसके सख्त खिलाफ है और ऐसी बात कह रहा है। देखिए, ऐप बंद करना एक सही कदम है मेरी राय, हमारी राय में। ऐप बंद करना चाहिए, पर प्रश्न ये उठता है जो आज वो चाइनीज काउंसिल उठाया है WTO का, मैं उस पर लाना चाहता हूँ जिसको बीजेपी क्वेश्चन को जवाब से टरका रही है सुधांशु जी भी। ये WTO पे साइन किसने किया? वाजपेयी सरकार ने। देश के किसानों ने, मजदूरों ने, छात्रों ने, शिक्षकों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, MSMEs ने, सबने WTO को अपोज किया था कि साइन मत करो मत करो मत करो, फंस जाओगे। हमने इनके, बल्कि स्वदेशी जागरण मंच ने भी अपोज किया था, तब भी उन्होंने साइन किए। और ये आप WTO की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने साइन किए हुए हैं। यही कारण है कि ये गुजरात के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। ये और ये जो बात कर रहे हैं ना सुधांशु जी, पैसा आया यहाँ आया, वो प्रियंका जी सही कह रही है कि ये बताओ कि वो DBO, श्योक नदी, गालवान वैली पे वो कहाँ खड़े हैं चीनी, ये बता दो बस। वो क्या फिंगर 1 तक आ गए हैं, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में, ये भी बता दो जरा। क्योंकि सैटेलाइट पिक्चरों के हिसाब से तो, मेरे हिसाब से तो वो फिंगर 4 से भी आगे आ गए हैं, फिंगर 2 के और फिंगर 1 के बीच में कहीं है, क्योंकि मैं उस इलाके में बहुत ट्रेवल किया हुआ हूँ। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चाइनीज के साथ और भी देशों का बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, हमें उसको डिप्लोमेटिकली सेटल करना होगा। ट्रेड लॉस हमें भी होगा, अगर चाइना को होगा तो हमें भी लॉस होगा, क्योंकि हमारा गैप बहुत है। बताइए, हमारे एक्सपोर्ट में गैप बहुत है, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत खतरनाक है। और तीसरी बात, मैं एक और आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मेरा अनुरोध होगा बीजेपी और जनता दल यू उन मोनोपोलियों से जो चंदा लिया है, जो चीनी माल खरीद के मोनोपोली कर रखी है टेलीकॉम में और दूसरे सेक्टर्स में, क्या उनसे चंदा लिया है? बीजेपी और जनता दल यू अपने बॉन्ड्स को डिक्लेयर करने पब्लिक में कि क्या इनको चंदा चीनी कंपनियों से भी आया हुआ है, क्योंकि इन्होंने FERA को चेंज किया रेट्रोस्पेक्टिव डेट्स। इसलिए हम तो उसका विरोध करते हैं, हम तो हमेशा देश के स्वावलंबन की बात करते हैं। स्वावलंबन छोड़ा तो अब बॉफोर्स में किसने छोड़ा? बीजेपी ने। स्वावलंबन नेवल कॉन्ट्रैक्ट में छोड़ा तो किसने छोड़ा? बीजेपी। कई सौ एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जब मर्जी। पहली बार वो कह रहे हैं WTO वाले उस पर साइन करना आपके लिए गले की फांस बन जाएगा। अरे मैं बताता हूँ भाई, देखिए अंजना जी, कोई सामान्य व्यक्ति बोला होता तो समझ में आता। ये प्रोफेसर वाशने कैसे बोले WTO की डेट नहीं याद है क्या? WTO कैसे शुरू हुआ? उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 1986,
converted into General Agreement of Tariffs and Trade, GATT, 1991। अरे भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें क्या तरीका डिस्टर्ब करने का? आपने अपने टर्म में बोलिए। अब मैं बता रहा हूं, WTO कब साइन किया गया? 1 जनवरी 1995। किसकी सरकार थी 1 जनवरी 95 को? 96 फर्दर एग्रीमेंट साइन किया गया। किसकी सरकार थी? 97 किसकी सरकार थी? हमारी सरकार में आया सियाटल 1999। और जाकर चेक कर लीजिए WTO की पहली बैठक, जिसके लिए अमेरिका ने कहा सबोटाज कर दिया भारत ने। मुरसोली मारन उस समय हमारे कॉमर्स मिनिस्टर थे। सियाटल 1999। इतना तो गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। 1 जनवरी 95 को WTO बना है, कोई जाकर इंटरनेट पर चेक कर सकता है। भारत ने साइन किए, नजमाराव सरकार ने साइन किए, और आके इतना झूठ बोल रहे हैं साहब। गजब हद होती है भाई, इतना क्लियर कट झूठ बोलने की। सुधांशु जी, बताइए गैट कब WTO कब साइन हुआ? प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ WTO के कारण ड्यूरिंग वाजपेयी गवर्नमेंट। प्राइवेटाइजेशन हुआ थ्रू WTO। ठीक है सही लौट के। ठीक है प्रोफेसर अंजना जी, बीजेपी ने एक सेकंड प्लीज बना लिया है कि इनसे कोई अभी का कोई सवाल पूछे तो ये आपको 1962 में ले जाएंगे, 1947 में ले जाएंगे, 1995 में ले जाएंगे, ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। भाई साहब सवाल बस ये है, जब से आप आए 2014 से पहले सारे कैंपेन में प्रधानमंत्री चीन का नाम लेते नहीं थकते थे और बार बार लाल लाल आंख देखने की बात करते थे। गूगल मैप पे वो देखते थे चाइना कैसे घुसाया है, और आप प्रधानमंत्री उनका नाम लेने से भी चूकते हैं। यहाँ पर सवाल बस ये है, हमारे 20 जवान 53 साल में पहली बार इस तरीके से शहीद हुए हैं। आज हर देशवासी के मन में गुस्सा है, क्रोध है कि इनको जवाब देना जरूरी है। क्या हमारे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का पूरा कैबिनेट इस बात के लिए, जो खुद नितिन गडकरी ने आज कहा है, नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हमारे सारे जो पोर्ट पे सामान रुका हुआ है वो हमारे इंडियन बिजनेसमैन को हर्ट कर रहा है, क्या सब लोग एक भाषा में बोलेंगे? हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं 2 जंग चल रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कोई आया ही नहीं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। सुधांशु जी एक लाइन का जवाब। ठीक है प्रियंका जी, वक्त की कमी है इसलिए टोक रही हूँ। सुधांशु जी सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब दीजिए। हमेशा पीछे ले जाने से नहीं होगा, वर्तमान पर भी जवाब देना होगा। वही मैं तो कोई पीछे नहीं ले गया ना, पीछे कौन ले गया? रिकॉर्ड बैक करके देख लीजिए आपका जो प्रोग्राम का है। अब इस पे जवाब देता हूं। जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, सेना का बयान है, सैटेलाइट इमेज अवेलेबल है, फिर भी प्रियंका जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे जिनकी सरकार है एक की बजाय हर चीज में 3 बिंदु के ऊपर चलती है, जहां जंगल का शेर अब रिंग का शेर हो चुका है, 2 रिंग मास्टर के बीच में, उनको ये विवशता समझ में आ रही होगी, वो हम समझ सकते हैं। उस पर भी बोल दो। 59 चीनी ऐप्स पर बैन और इसी के साथ एक सियासी घमासान की, क्या यही है मोदी सरकार का चीन को करारा जवाब, या फिर उठाए जाएंगे सख्त कदम? इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा। देखते रहिए आज तक।